वैसे तो पूरे देश में कानून व्यवस्था का जनाजा उठ चुका है, पर कई बार क्या होता है कि जब जनाजा आसपास उठे तो पता चल जाता है कि ऐसे जनाजा उठ रहा है। कई बार दूर सुनना पड़ता है, पर यहाँ पर खुद देखना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये घटना है लुधियाने की, और हल्का जो सेंट्रल है वहाँ पर है, न्यू माधोपुरी है और थाना दरेसी है। मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई श्री सुभाष कैटी जी, पंजाब अध्यक्ष ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल, और साथ में वो पीड़ित परिवार, उनकी बेटी और उनकी मदर बैठी हुई है। वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पिछले कुछ दिनों से देश में तो गुंडागर्दी की बात हर चीज़ कर रहा है, अपने ही शहर में गुंडागर्दी कैसे हो रही है और मौके के राजनीतिक लोगों की शह पर हो रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ना तो किसी एमएलए, ना किसी काउंसलर ने संज्ञान लिया, ना किसी राजनीतिक लोगों ने लिया। जहां धारा 307 लगती थी वहां पर एक मामूली सी धारा लगा के उसकी साथ की साथ जमानत करा दी गई। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, जबकि जमानत दी जाती है तो कोर्ट में ये श्योर किया जाता है कि आदमी जो भी केस के साथ संबंधित लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन कल रात को फिर दोबारा परिवार पे हमला हुआ, जिसमें बेटी जख्मी हो गई। और रात को तकरीबन 11:30-12 बजे खुद मैंने सिविल सर्जन राजेश बग्गा जी को फ़ोन करके इनका ट्रीटमेंट करवाया और मेडिकल करवाया। मतलब आप समझिए कि हालात कहाँ से कहाँ बन रहे हैं। हम रोज़ कहते हैं यूपी में ये हो रहा, बिहार में हो रहा, वहाँ हो रहा, और आज लुधियाने में यूपी बिहार से बुरा हाल है। तो इस केस के बारे में विस्तार से हमारे बड़े भाई श्री सुभाष कैटी जी बताएंगे कि इसमें क्या हुआ और क्या होना चाहिए और आगे इनकी क्या डिमांड है। कैटी साहब, थोड़ा सा केस के बारे में विस्तार से बताएं। सारे देश के हालात ये है, जिथे भी जहाँ पर भी विधायक या पार्षद इन्वॉल्व होते हैं वहीं पर पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता। इस केस में भी मौजूदा विधायक के जो कि श्री सुरेंद्र डावर हैं, उनके जो साथी हैं विपिन अरोड़ा काउंसलर, उनके द्वारा लोगों को शह देकर इनके घर पर 2 बार हमला करवाया गया। पहले जो मामला दर्ज किया गया वो 452, 323, 24 में किया गया, जो कि बहुत ही हल्की धारा है। जबकि जिसके चोट लगी है उसके सिर के ऊपर 2 शार्प एज वेपन लगे हैं, यानी कि जो 307 बनती है। ऐसा लगता है देश में हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर जो काउंसलर जो सत्ताधारी है या कोई विधायक है, ऐसा लगता है वो शहंशाह हो गए हैं इलाके के, और जिसको चाहे मरवा दें, कटवा दें, जो दिल करे। इस केस में आपको हैरानी होगी, ये तीसरी बार इनके घर पर हमला हुआ है। बहुत ही खतरनाक है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब फोटो में है उनकी, और सिर पर शार्प एज वेपन है लगे हुए, यानी कि साफ साफ 307 बन रही है। लेकिन पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि मौजूदा सत्ताधारी नेता अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हैं, और मैं जनता से, देश की जनता से कहूँगा कि उठकर खड़े हो जाएं और इंसाफ के लिए इस सरकारों को झकझोरने की ज़रूरत है। ये बहुत ही, मैं तो ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश और पंजाब के हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी कि देखिए, जो इतना सीरियस मैटर है और पूरी यानी कि मेडिको लीगल रिपोर्ट में है, लेकिन मामला दर्ज किया गया हल्की धाराओं में, और उसके बाद भी धमकियां चालू है। ये देश के लिए खतरनाक है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ये देखिए कैसे फ़ोटो है, फ़ोटो में निशान देखिए सिर पर कितने सीरियस संगीन है। यानी कि थोड़ा सा और ज़ोर से लगते तो जान भी जा सकती थी। और ये बच्चा अभी भी घर में इलाजग्रस्त है। कारण क्या है? इनके पास पैसों की बहुत कमी है और गरीब आदमी है। पहले तो देश की जनता को थाने से और इलाका के निवासियों से, जो प्रधान होते हैं गलियों के, उनसे इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। आप सभी ने देखा कि बाबरी मस्जिद मामले में क्या हो रहा है, और कई ऐसे मामले हैं जिनमें कानून का मजाक उड़ाया जाता है और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा लगता है देश को एक और आज़ादी की ज़रूरत है। आज 2 अक्टूबर है। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी और सुरेंद्र डावर जी इस मामले पर संज्ञान लेकर अपने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे और इन गरीबों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। बेटा, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये आप कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई थी? ये लड़की है, बेटी, उस लड़के की सिस्टर है और उसकी मदर है, ये आपको बताएंगे उसके। बोलिए बेटा।
क्या नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम रजनी है। तो ये क्या हुआ था, ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ है किस वजह से हुआ था? ये मेरा भाई जा रहा था वहाँ पे 6 नंबर गली केसन फैक्ट्री है, वहाँ पे पैसे लेने जा रहा था बाइक से। रास्ते में उनकी इनोवा खड़ी थी तरुण कुमार कक्कड़ की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कहा बाजी यानी कि इसको साइड में कर लो। जी। उन्होंने माँ बहन की गाली देने लगी। मेरे भाई ने भी देनी शुरू कर दी। बाद में तरुण कुमार कक्कड़ हॉकी लेकर 2-4 बंदों के साथ सोनू कुमार के साथ उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद सोनू कुमार ने गला दबाना शुरू कर दिया भाई का। उसके बाद उसी दिन मेरा भाई ESI ऑफिस गया, वहाँ पे उसने मेडिकल भी करवाया, थाने जाके रिपोर्ट लिखाया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कितने लोग थे वो उस समय वो लोग 5-6 लोग थे। गली 6 नंबर गली मोहल्ला ने भी कहा कि इसको छोड़ दो, किसी ने नहीं छोड़ा। उसके बाद अगले दिन 26/8 को मेरा भाई महादेव फैब्रिक के पास गया, टोनी सेठ। उनसे उन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरी यानी कि सुलहनामा करवा दो। उन्होंने तरुण कुमार कक्कड़ को फ़ोन भी किया, फिर वो आया नहीं। उस दिन वो गली में घूम के प्लॉटिंग कर रहा था। गली की उसने लाइटें बंद करवा दी। रात को गेट हमारा खुला था, गेट के जरिए वो सोनू कुमार के साथ 20-25 बंदों के साथ हॉकी राड जो भी दातियाँ वगैरह लेकर वो सीधे ही ऊपर आ गया। मेरे भाई को बुलाया पहले कि बात सुन ले, वो नीचे आया, नाली दाती मारनी शुरू कर दी। तो वो आपके घर के अंदर एंटर हो गए थे क्या? अंदर ऊपर एंटर हो गए थे पौड़ियों रास्ते। नीचे रहते हैं पहले जो नीचे रहते हैं मीना कुमारी शमशेर सिंह, उनसे पूछा उन्होंने लक्की कहाँ पे है। वो ऊपर आए थे बताने की लक्की तुझे कोई पूछने आया है। नाली वो सीढ़ियों पे खड़े थे। तो कितने लोग थे वो जो आपके घर के अंदर एंट्री जिन्होंने करी? 20-25 लोग थे, तरुण कुमार कक्कड़ को मिलाकर। पहले सबसे पहले बार तरुण कुमार ने किया, उसके बाद सोनू कुमार, उसके बाद उसके सारे साथियों ने उसके पीठ पे टांगों पे जगह जगह मारा है। तो उसके बाद में गली मोहल्ले वाले लोग जो है वो इकट्ठे हुए वहाँ? वो इकट्ठे हुए, उन्होंने भी देखा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद वो लोग भाग गए। वो मेरा भाई उनके पीछे भागा, वो लोग भागे, वो लंबा ही पड़ गया। उसको मारने के ही इरादे से वो लोग अंदर बढ़े थे। जी, यानी कि कत्ल इरादा करने मतलब? हाँ जी, जान से खत्म करने के इरादे से, मर्डर के इरादा। उसके बाद में आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करी? 112 नंबर पे हमने बुलाया था पुलिस वाले को। वो पहले हम महादेव फैब्रिक के गए, उसको दिखाया कि ये देखिए बाजी आपसे हमने कहा था कि सुलह करवा दो। वो नहीं आया, पर वो घर पे हमला करके गया है। उसके बाद वो गली में ही यानी कि घूमने लगे। फिर उसके बाद फिर भी हम मेडिकल कराने गए पुलिस के जरिए, वो वहाँ तक भी ESI ऑफिस पीछा करके आ गए। तो इसके पीछे आपको क्या किसी के ऊपर शक है कि किसका हाथ है? किसी नेता का या किसी जो गुंडा टाइप लोग होते हैं उन लोगों का, ऐसा कुछ है? इसका जी साथ बड़े बड़े लोग दे रहे हैं। तरुण कुमार कक्कड़ का साथ विपिन अरोड़ा भी दे रहा है। विपिन अरोड़ा के साथ 2-4 बंदे और हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, पर मुझे उनका नाम नहीं पता। वो घर पे आए थे, यही कहने आए थे कि सुलह कर लो, जो दवाइयों के खर्चे हैं वो ले लो। उसके बाद में फिर आप थाने गए, तो थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वाले जब हम थाने गए तो फिर वो कह रहे कि हमने ये तरुण कुमार को पकड़ा है, हमें उन्होंने दिखाया नहीं। हम अगले दिन गए, उन्होंने बेइज्जती करके भगा दिया। उसके अगले दिन गए, वो कह रहे कोरोना हॉस्पिटल है, मेरिटोरियल हॉस्पिटल रोज गार्डन, कह रहे वहाँ पे 15 दिन के लिए बंदे को रखा है, पर वहाँ पे उन्होंने रखा नहीं था। हमें बाहर से पता लगा कि तरुण कुमार ने जमानत ले ली है, बाहर आ गया, पर पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं बताया। तो जो मतलब धाराएं बनती थी, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लॉ, वो पुलिस ने नहीं लगाई? नहीं लगाई जी। तो वो नहीं 307 की धारा बनती है इसके ऊपर, पर 307 की धारा इन लोगों ने नहीं लगाई। आज भी हम डिमांड तो भी थाना कौन सा पड़ता होगा? हमारा थाना दरेसी थाना है, सुंदरनगर चौकी। ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਥਾਣੇ ਕੋ ਦਰੇਸੀ कहते। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁੰਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਛਟੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ होई, कल ਤੁਹਾਡੀ हो तो मेरी बारी भी आ सकती है। क्या पता नीचे के भी मिले हों, जो भी मिले आप हों जो है क्या मतलब मांग करते हो कि क्या होना चाहिए लोगों का?
सर मैं चाहती हूँ मेरे भाई को जिस तरह इन लोगों ने मारा है 307 की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जमानत के बाद भी हमें धमकी दे रहे हैं। पहले थोड़े दिन पहले हम जा रहे थे प्रूफ लेकर वहाँ कचहरी, रास्ते में सोनू कुमार ने हमें बाइक से ही धक्का मार दिया। मेरी मम्मी को लगी 23/9 को, हम वहाँ पे मेडिकल कराने भी गए। उसके बाद भी ये घर के पिछले साइड ना कैमरा है ना लाइटें हैं, वहाँ पे ये लोग आके धमकियाँ देते रहते हैं। कल रात को ये लोग आ गए, मैं मम्मी अंदर बैठे हुए थे, हमें गेट की आवाज़ आई, हमने कहा शायद कोई बात हुई है। देख रहे हैं तो ईंटें मार मार के वो दरवाज़ा खोल रहे थे पिछला। 4 बंदे थे एक ही बाइक पे, उन्होंने ईंटें मारने शुरू कर दिए। मैं डर के मारे मैं बाथरूम में छुप गई, वहीं बगल में कमरे के बगल में बाथरूम है, वहाँ छुप गई छत पे। उसके बाद मैंने देखा कि शोर शराबा ख़त्म हो गया, मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने फिर ईंटें शुरू किए तो मेरी यहाँ पे लगी। जब मैंने आवाज़ मारनी शुरू की फिर वो लोग भाग गए। ये जो आपके यहाँ पे चोट लगी है दिखाना यार आप। ये कल रात की बात, ये कल रात की बात है। हाँ जी। तो अभी फिर आपने इसका जो है मेडिकल करवाया? हाँ जी सर। तो थाने में कंप्लेंट करी? सर नहीं, क्योंकि थाने वाले सुनते नहीं। सिविल सर, सिविल वाले ही भेज दें ना, उधर भेज देना। सिविल वाले आप ही भेज दे रिपोर्ट। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात इस केस में क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात इस केस में क्या है कि शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ हर तरह का पुलिस प्रशासन, हर तरह का कह सकते हैं कि इंतजाम है, और वहाँ पर ये हालात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इलाके के विधायक के नॉलेज भी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी परिवार ने बताया कि शहर के जो कैबिनेट मंत्री है ये उनके पास भी गए, लेकिन इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हैरानी की बात है, हम लोग जंगल राज की बात करते हैं कि यूपी में ये हाल हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, बिहार में ये कह रहे हैं हाल हो रहा है, और कई प्रदेशों में हाल हो रहा है। तो मेरे बड़े भाई कैटी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि यूपी बिहार में नहीं, ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो न्याय व्यवस्था उसका जनाजा निकल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ये प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो उक्त दोषी हैं, जिनकी इन्होंने धोखे से जमानत ले ली है, जब पुलिस प्रशासन के साथ लोगों के साथ मिलकर जमानत ले ली है, उनकी फ़ौरन जमानत जो कैंसिल की जाए, और साथ ही साथ वो संबंधित अधिकारी जिन्होंने इनकी मदद की है उनको फ़ौरन सस्पेंड किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज की डेट में वो लड़का जो लकी, जिसका नाम दलेर सिंह के नाम पर FIR हुई है, वो आदमी आज भी कोमा के हालात में घर में पड़ा हुआ है। उनके इन लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं है जो समाज सेवी संस्थाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन अब वो भी नहीं कर रही क्योंकि वो इलाके के विधायक और वो पार्षद के डर के साए में जी रहे लोग हैं, इसलिए वो इनकी मदद नहीं कर रही। अगर कल लड़के की डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो उसकी हालत हमने जाके देखी है, तो उसके जिम्मेवार जो है ये प्रशासन, जिला प्रशासन और वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने उस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देने के लिए ये सारा आडंबर रचा है और गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो हम ज़्यादा ना कहते, हम यही कहेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो जिनको जमानत दी है उनकी जमानत कैंसिल की जाए, और जो एक्चुअल धारा बनती है 307 वो 307 लगा के जो संबंधित दोषी हैं, ये अकेला तरुण कुमार जब वो इंडस्ट्रीज नहीं, जो उसके साथ गुंडा अनुसर है, उन सबको हिरासत में कॉल डिटेल से सब पता चल जाएगा कौन कौन असल दोषी। मुझे अभी बताया गया है कि कुछ 2-3 नंबर हैं, वो अभी हम दे रहे हैं कि 2-3 नंबर है, वहाँ से उनको फ़ोन पे धमकियाँ दी जाती हैं, गंदी गालियाँ निकाली जाती हैं कि आपने जीना तो इसी रहने शहर में जाना। मतलब सोचने वाली बात है कि गुंडा राज तो यही इसी को कहते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि गुंडा राज की कोई और परिभाषा होगी। बाकी विस्तार से कैटी साहब बताएंगे। कैटी साहब बताइए क्या इस चीज़ में गए आप? बस जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बार बार, पूरे देश में अब सत्ताधारी दलों की सही मायने में गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। इसको ज़रूरत है, अगर न्यायपालिका साफ़ सुथरी हो जाए, दोषियों को सज़ा देना शुरू कर दे, तो शायद सभी बच जाएंगे। जो गाँवों में से शुरू हुई थी, वहाँ से यूपी से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से, अब शहरों में ये गुंडागर्दी दाखिल हो चुकी है। अब कोई सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। खाता ही बंद।